everyone and welcome to our channel Accounts for All। लास्ट टाइम हमने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग किया था, जिसका अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है जो आज हम उसे कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? हमारे जो अकाउंटिंग के बेसिक सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स या रूल्स कह लीजिए, वो हैं। फर्स्ट रूल इज रेवेन्यू प्रिंसिपल। रेवेन्यू प्रिंसिपल क्या होता है? रेवेन्यू का मीनिंग होता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट इन कैपिटल। जो भी हम सेल करते हैं, ये किससे होता है? ये अपना सेल से होता है। देखिए, जब भी हम सेल करेंगे, क्या करेंगे? सेल। तो सेल करते हैं तो हमारा जो भी कैपिटल में इंक्रीमेंट होता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। तो ये हमारा एक रेवेन्यू प्रिंसिपल है, इसको आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट इज कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है अपना? कि मॉनेटरी सेक्रीफाइस फॉर अर्न रेवेन्यू। मॉनेटरी सेक्रीफाइस, देखिए कोई भी अगर हमें कुछ अगर रेवेन्यू अर्न करना है तो उसके लिए कुछ हमें खर्चा करना पड़ेगा। वो खर्चा आपका करने के लिए उसको हमें देखना पड़ेगा कि उससे कितनी हमारी रेवेन्यू अर्न हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया अपना कॉस्ट प्रिंसिपल। थर्ड पॉइंट इज मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है हमारा? मैचिंग प्रिंसिपल होता है कि रेवेन्यू जो हमने जनरेट किया है और जो कॉस्ट हमारे खर्चे हुए हैं उनको हम मैच करें। मैच कैसे करें? एक ही पीरियड में, इन सेम पीरियड। अगर हम ये बात करें कि रेवेन्यू तो हम लें 6 महीने का और कॉस्ट प्रिंसिपल यानी कि खर्चे जो हैं हम 3 महीने के लें, तो वो मैचिंग प्रिंसिपल नहीं माना जाएगा। मैचिंग प्रिंसिपल ही यही है कि हमारा जो पीरियड है वो मैच हो जाना चाहिए, यानी कि रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल मतलब जो भी हमारी मॉनेटरी टर्म्स हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। मॉनेटरी टर्म्स वो फुल डिस्क्लोजर होनी चाहिए और ठीक ढंग से होनी चाहिए। जो भी हमारी असेट्स, लाइबिलिटीज़, जो हम आगे ये सारी टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे। असेट्स, लाइबिलिटीज़, खर्चे, जो भी एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट है, वो सारा हमें डिस्क्लोज होना चाहिए। देन डुअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, इसमें ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डुअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल। एक एग्जांपल हम देखते हैं डुअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल में। देखिए क्या किया हमने। सपोज कीजिए एक कंपनी है एपीजी। एपीजी एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि मोबाइल एसेसरीज में डील करती है। अब देखिए एपीजी क्या करती है, उसने एक रेंट पे ऑफिस लिया हुआ है, रेंटेड ऑफिस। अब रेंट पे ऑफिस लिया तो वो रेंट पे करेगी। अब देखिए रेंट उसने पे किया, सपोज कीजिए कैश में पे किया। रेंट कहाँ पे किया, कैसे पे किया? कैश में पे किया। अब कैश में जब पे किया उसने, तो उसने क्या दिया होगा? कैश दिया होगा। तो एक तो हमारा कैश यहाँ से माइनस हो जाएगा। डुअल एस्पेक्ट समझिए आप कि डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या है। डुअल मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो डबल इफेक्ट करेगी। अब कैश तो हमारा माइनस हो गया, बट हमारा खर्चा क्या हुआ? खर्चा हमारा रेंट, यानी रेंट इज आवर एक्सपेंस। तो देखिए डुअल एस्पेक्ट हो गया, यहाँ ये खर्चा बढ़ा, यहाँ से कैश कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मटीरियलिटी प्रिंसिपल। अब मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या है? मटीरियलिटी का मतलब हो गया, यहाँ पर सीधा समझिए, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस, देखिए बिजनेस में क्या होता है कि हर तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब सपोज कीजिए एक हम मशीन खरीद के लाए, एपीजी वाले मशीन खरीद के लाए, जिससे वो बैटरी बनाएंगे, जो लिथियम बैटरी होती है वो बनाएंगे। अब वो मशीन खरीद के लाए तो उनके लिए मशीन तो वही हो सकता है 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, तो वो एक उनके लिए इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। बट वही एपीजी अगर पेंसिल खरीद के लाता है 5-10 रुपए की या 20 रुपए की, तो वो उसको वो नहीं कहेगा कि ये मटीरियलिटी प्रिंसिपल, मतलब वो देखेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी मटीरियल है। मशीन को मटीरियल इसलिए मटीरियलिटी प्रिंसिपल में इसलिए आएगी मशीन, क्योंकि वो हमारे लिए मॉनेटरी टर्म्स में वेरी इंपॉर्टेंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है। ठीक है,
तो इसमें हम ये देखेंगे मशीन को हमें बिजनेस में आगे तक, अब कोई भी आपको पता है मशीन होती है, बाइक होती है, कार होता है, मशीन होती है, वो डेप्रिशिएट, हर साल उसकी कीमत कम होती जाती है। तो बिजनेस में वो कई साल तक रुकती है, लेकिन पेंसिल क्या है, आज 2 दिन में ख़त्म होने वाली है, तो इसको हम पूरा खर्चा मानते हैं, पेंसिल को हम पूरा एक्सपेंस मानेंगे, बट इसे क्या मानेंगे, मशीन एज ए असेट, जो कि लॉन्ग टर्म तक हमारी बिजनेस में चलती रहेगी। तो यहाँ पर यही शो करता है मटीरियली प्रिंसिपल। ओके, देन नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए क्या है, एडॉप्शन ऑफ रूल्स इन बिगनिंग नॉट चेंज ड्यूरिंग द ईयर। कोई भी हम प्रिंसिपल जो हमारा ईयर शुरू होता है उसी में हम ये तय कर लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये प्रिंसिपल रूल अपनाएंगे। जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस, तो या फिर डेप्रिशिएशन के भी कई रूल्स होते हैं कि हम डेप्रिशिएशन WDV मेथड से करेंगे या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या किसी और मेथड से भी करेंगे। ठीक है, तो हमें जो भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अपने अप्लाई करने हैं वो पहले ही डिसाइड कर लेने चाहिए और उनको बीच में ड्यूरिंग द ईयर नहीं बदलना चाहिए, नॉट चेंज ड्यूरिंग द ईयर। देन नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है हमारा एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। ये रूल बताता है, प्रिंसिपल बताता है कि हमें प्रॉफिट की इच्छा तो करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसका इंतजाम ज़रूर कर लेना चाहिए। ठीक है, ये कंजर्वेटिव प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे 2 बेस होते हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस। देखिए अकाउंटिंग के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस है वो है एक्रूवल बेसिस, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अब ये दोनों हम समझ लेते हैं। कैश बेसिस क्या होता है, जैसे कंपनी ने रेंट पे किया आज की डेट में, ठीक है, कैश बेसिस मतलब कि हमने चेक दे दिया या कैश दे दिया, कैश इंक्लूड्स चेक, कैश में मतलब चेक भी इंक्लूड होता है, तो अकाउंटिंग में कैश बेसिस का मतलब होता है बैंक को भी इंक्लूड किया जाता है। अब उसने आज रेंट दिया तो वो उसकी एंट्री जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की जाएगी वो आज की डेट में की जाएगी। लेकिन अगर हम एक्रूवल बेसिस की बात करें, सपोज कीजिए एपी जी ने 3 महीने पहले यानी जनवरी में सपोज कीजिए कोई माल खरीदा था, गुड्स खरीदा था, ठीक है, तो उसको लेकिन पैसा उसने आज की डेट में दिया, जिससे भी माल खरीदा था वो पैसा आज की डेट में दिया। अब लेकिन जो एंट्री जो की जाएगी एक्रूवल बेसिस में वो जनवरी के महीने में ही की जा चुकी होगी, चाहे वो पेमेंट आप 3 महीने बाद करिए या 6 महीने बाद। यानी कि एक्रूवल बेसिस का सीधा मीनिंग ये हो गया कि जब भी ट्रांजैक्शन हमारी हो गई कि भाई हमने उस पार्टी से हमारे पास बिल आ गया, माल आ गया, तो तभी वो एंट्री कर दी जाएगी। लेकिन कैश बेसिस में कब एंट्री की जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब आप उसको पेमेंट करेंगे पार्टी को। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। देन आते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब ये यूनिफॉर्मिटी क्या है, यूनिफॉर्मिटी हम इतना सारा ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, यही सब इनका निचोड़ होता है यूनिफॉर्मिटी। यानी कि कोई भी अगर थर्ड पर्सन बिजनेस के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहा है या बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा है तो उसे वो चीज़ समझ आनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो वो चीज़ वो समझ नहीं पाएगा। पीरियड चेंज होगा, सपोज कीजिए 2 बिजनेस हैं, एक पीरियड रखता है 9 महीने का, एक पीरियड रखता है 12 महीने का, तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई। इस तरह से तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने बनाए हैं, इशूड बाय ICAI, ये गवर्नमेंट संस्था है जो कि जहाँ जहाँ से किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं और उनको ही अकाउंटिंग में फॉलो किया जाता है। देन एक नया कॉन्सेप्ट आजकल जुड़ गया है, आजकल क्या 2017 1 जुलाई इसका इनिशिएटिव हुआ था, GST 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ था और जो अभी तक चल रहा है। GST ने, ये GST देखिए टैक्स हमारे
इंडिया में या कहीं भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी से पहले क्या था कि इनडायरेक्ट टैक्स, ये जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी से पहले सेल्स टैक्स भी था, सर्विस टैक्स भी था, बहुत सारे लग्जरी टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे। बट अब क्या हो गया है जीएसटी आने से, अब जीएसटी आने से ये हो गया है कि वन कंट्री वन टैक्स, मतलब इतने सभी सारे टैक्सों को वो करके मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया है जो कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब क्या हो गया, जो माल ट्रेडिंग करते हैं, बेचते खरीदते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके लिए। सर्विसेज क्या, जैसे सर्विसेज डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, हम सब अपने अकाउंटेंट्स हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए। तो इस तरीके से जो सर्विसेज देते हैं उनके लिए भी सारा एक ही उसमें कर दिया गया है, वन कंट्री वन टैक्स, इट इज़ कॉल्ड जीएसटी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर 3 जो कि अपना अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है तो उसको करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ है, तो आप कृपया करके कमेंट ज़रूर करें, उसका आंसर आपको किया जाएगा। ओके, थैंक यू।